2000 में टिकट दिलाने, 2000 में मुझे टिकट मिली, फिर चुनाव लड़ा और उसमें अहम भूमिका जो टिकट दिलाने में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की थी। मैं पेंशन के लिए कम से कम अगर मेरे कलम में हो तो मैं पेंशन को इनकम से नहीं जोड़ना चाहूँगा। हाँ, वो तो सम्मान है। नहीं, मैं सम्मान भी कई बार यह है कि चाहे कितना भी पैसा है, कई बार बुजुर्ग के जो वो निर्भर करता है उसकी औलाद कैसी है। बिल्कुल। और बुजुर्ग जो एक ऐसी चीज़ है कि उसके सामने बड़ा मान सम्मान उसका बहुत बड़ी चीज़ है। और 82 में जब चुनाव हुए और 1-1.5 महीना जो विधायक थे जो तेजाखेड़ा फार्म हाउस में रखे गए जी। तो उस टाइम मेरी यही ड्यूटी थी कि भी इनको सबको मेडिकल जो सर्विस मुहैया कराने, कोई बीमार हाँ जी बिल्कुल, किसी को बुखार है, किसी को कुछ, तो मैं उस टाइम ये काम किया करता। सब जितने एमएलए हैं उनको जो भी कोई तकलीफ, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का। जैसे आपको पता है राजनीति एक, यहाँ जो लोग थे, और कहने में संकोच भी नहीं करूँगा, उस टाइम के जो कांग्रेस वाले थे, जो मैं तो आज कांग्रेस में हूँ, उस टाइम बोले कि नहीं ये तो लोक दल का है, चौधरी देवीलाल का, तो मेरा यहाँ से तबादला करवा दिया। अच्छा। और वो भी चल 1 या 2 गांव में फ़र्क पड़ गया ना, अन्यथा उम्मीद नहीं थी मुझे किसी हालत में, पर वो इस साजिश को नहीं पहचान पाया। ये मेरी कुछ भी कह सकते हैं इसमें, ये साजिश को थोड़ा समझ मेरे को लेट पता लगा। अगर कुछ दिन पहले आखिर में पता लगा कि बीजेपी भी बिल्कुल जाके मिल के सरेंडर कर गई, बहुत बड़ी पकड़, और मुझे पता था। और फिर मैं टोटली न्यू था ना, इतना मेरा वो एक ओएसडी का तो एक्सपोजर था। कुछ लोगों के मैंने काम किए, कोई ट्रांसफ़र करवा दिया, किसी को छोटा मोटा नौकरी में, कोई खाड़ा नाड़ा बनाने, और एक वो जो नेता के रूप में ना, वो उसके लिए थोड़ा देखो स्ट्रगल तो हर टाइम। हाँ ठीक है, टिकट मिल गई, चुनाव लड़ लिए। आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर केवी सिंह जी। डॉक्टर कर्मवीर सिंह जी इनका पूरा नाम है। हरियाणा प्रदेश के बड़े कदावर 2 मुख्यमंत्री महोदय के ये ओएसडी रह चुके हैं, यानी कि कई साल तक हरियाणा इनकी उंगलियों पर रहा है। बात करेंगे डॉक्टर साहब के जीवन से, कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को राम राम, सत श्री अकाल। और दूसरा बलजीत जी, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगा कि मेरा नाम करमवीर नहीं कमलवीर सिंह है, और निक नेम जो प्रचलित हुआ, मैं थोड़ा सा इसकी भी एक कहानी बना, कमलवीर से केवी सिंह कैसे बना। अच्छा। तो मैं जब डॉक्टरी पास करके आया तो सरसा में जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ एसएमओ थे, तो जो कैजुअलिटी ड्यूटी लगती है, कैजुअलिटी ड्यूटी के बाद जो कैजुअलिटी जो रूम है, इमरजेंसी रूम, उसमें एक नेम बोर्ड जो लगा होता है जिस पे ड्यूटी डॉक्टर का नाम जी लिखा होता है, वो उस बोर्ड का साइज छोटा था। तो मैंने वो हमारे पूरा नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सरदार जी थे एसएमओ, तो उन्होंने मेरे वो नाम लिखा, तो कहा यार तेरा नाम तो बहुत बड़ा 2 मीटर का ना है, तो तू अभी चाहता ही नहीं। कह छड़े नु कमलवीर सिंह, मैं तेरा नाम करता डॉक्टर केवी सिंह। सीएमओ डॉक्टर एमएस भाटिया थे उस टाइम? नहीं, भाटिया नहीं, भाटिया तो मेडिकल ऑफिसर थे। एक दूसरे सरदार जी बाद में डायरेक्टर बने थे, जे से नाम थोड़ा सा यादाश्त में, जे से नाम था उनका। तो उन्होंने उस कमलवीर सिंह से ड्यूटी डॉक्टर केवी सिंह कर दिया। उसके बाद ये नाम मेरा प्रचलित कमलवीर सिंह से केवी सिंह। पूरा नाम भी मेरा का जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वो इससे भी लंबा है, कमलवीर सिंह सिहा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा नाम तो लिखा नहीं जा, उसने फिर डॉक्टर केवी सिंह किया। तो उसके बाद मेरा नाम शायद मेरे ख्याल में 1% भी पॉपुलेशन जो मेरे जानकार हैं शायद उनको पूरा नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, सभी मेरे को डॉक्टर केवी सिंह के नाम से जानते। दूसरा सवाल जो आपका, मेरी पैदाइश मेरे ननिहाल जो कैमरी गांव है,
हिसार के पास, जो हिसार के अब तो अंदर शामिल हो चुका, वहाँ हुआ। उसके बाद प्राइमरी तक मेरी शिक्षा चौटाला गांव में सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद मेरी इच्छा थी कहीं बाहर जाने की, तो मेरे बड़े ब्रदर थे चौधरी दलीप सिंह, वो पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो मैंने उनसे कहा करता था मैंने बाहर जाना कहीं अच्छे स्कूल में। तो उन्होंने कहीं एक पेपर में ऐड देखा, और एक बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने अपने बेटे की याद में एक पब्लिक स्कूल बनाया, उसका नाम था शार्दुल पब्लिक स्कूल, और काफ़ी बड़ा स्कूल, वो 300 बीघे में स्थापित स्कूल। और उसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट में मैंने हिस्सा लिया, और मेरे दूसरे भाई कजन ब्रदर वो भी साथ गए। हम परिवार के 7 बच्चे हम गए, तो मेरे अकेले का सिलेक्शन हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। तो मैंने उस स्कूल से, शार्दुल पब्लिक स्कूल से, वो आज वो स्कूल जो है वो इंडिया में पहला स्कूल था जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल था। बाकी तो हाँ, प्राइवेट है बाकी तो। गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, और एक सब्सिडाइज रेट पे वहाँ फीस थी और सब्सिडाइज रेट पे खाना था, और बहुत अच्छा। बाद में अब उस स्कूल को सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है, वो स्कूल को कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ द राजस्थान। उस स्कूल से मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की, और मेरी इच्छा थी मेडिकल में जाने की, डॉक्टर बनने की, और इसीलिए मैंने 9th में बायोलॉजी वगैरह जो मेडिकल, नॉन मेडिकल नहीं, मेडिकल को सब्जेक्ट चूज किए। हायर सेकेंडरी मैंने उस टाइम तो, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव नाम की चीज़ नहीं थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे। नहीं, ये 2 भाई। हाँ, तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न से, और उस टाइम स्कूल में हम 2 ही लड़के थे जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई। एक में जो मेडिकल साइंस, एक दूसरा नॉन मेडिकल का। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर TDC गंगानगर आ गया, खालसा कॉलेज में। मैंने पता कि अभी कौन सा कॉलेज ऐसा है जहाँ हाई फाई ना हो, के पढ़ाई अच्छी हो, ताकि मैं मेडिकल में जा सकूँ। तो सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि गंगानगर के अंदर खालसा कॉलेज जो है बहुत अच्छा है। तो मैं बीकानेर से खालसा कॉलेज में, और 1 साल मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर TDC की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में। और लकीली मेरे को मेडिकल कॉलेज ही बीकानेर का मिल गया, और उस बीकानेर मेडिकल कॉलेज का नाम था सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। 1958 में वो मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। मेरा एडमिशन हुआ 66 के अंदर, मेरा 8th बैच था। तो मैंने वहाँ से मेडिकल पास आउट किया। तो रादर आप ये कह सकते हैं मेरा जो छात्र जीवन जो है वो करीबन राजस्थान से रहा, और एक राजस्थान की छाप तो हमारे परिवार में वैसे ही है, क्योंकि हम पुराने राजस्थान के थे। हाँ, नोखा से। हाँ जी। और बीकानेर और नोखा का सिर्फ 30 किलोमीटर का। बिल्कुल। तो उसी जहाँ से बाप दादे आए थे, उसी भूमि से मैंने अपनी शिक्षा और दीक्षा लेकर, और फिर यहाँ आके मैंने सर्विस स्टार्ट की। बीच में मैंने 1 या सवा साल कह सकते हो, 71 में मैंने अपनी MBBS पास आउट किया, और 71 में पास आउट करके जब तक कोई नौकरी का फार्म निकले हुए थे, मैंने फार्म अप्लाई कर दिया। तो मैंने सोचा बैठे क्या करें, तो मैं था एक, आपने नाम भी सुना होगा, हनुमानगढ़ से मंत्री रहे हैं डॉक्टर राम प्रताप साहू। वो मेरे रूममेट थे, क्लासमेट भी थे। हम दोनों ने प्रैक्टिस शुरू की वहाँ। तो मेरा तो प्रैक्टिस में मन नहीं लगा, मेरा मीन टाइम सिलेक्शन हो गया हरियाणा में। तो मैं हरियाणा
मेडिकल सिविल सर्विसेज यहाँ से ज्वाइन कर। उसके बाद सिरसा ज़्यादातर सर्विस रही आपकी? नहीं, उसके बाद मैंने फर्स्ट मेरी पोस्टिंग जो थी वो जींद में थी, करीबन 72 दिसंबर में, क्योंकि साल 1.5 साल मैंने वहाँ प्रैक्टिस की। जी। जब चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैं उनसे मिलने गया। आपके परिवार के ही थे? हाँ, पर वैसे मिलने गया तो, क्योंकि पहले ज़्यादा थोड़ी बहुत कम मुलाकात हो, जब छुट्टियों में आता था मैं मिलने चला जाता था। मैं उनको अपने एक आदर्श मानता था, और मैं जब छुट्टियों में आता था तो मैं उनसे मिलने चला जाया करता था, और वो भी मेरे को बैठा के फिर अंग्रेजी का अखबार का पढ़ के सुना। अच्छा। तो मैं उनसे प्रभावित था, और वो 1 या 2 बार जब बीकानेर भी आए तो मैं स्टूडेंट था, तो मेरे को पता लगा, तो मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी मेरे पास तो एक बहुत बड़ा लोगों में चौधरी देवीलाल आ रहे हैं। तो वहाँ उसके बाद जैसे मैं जब चीफ मुख्यमंत्री बन गए, मैं मिलने गया तो मेरे से पूरा, कहाँ तेरी पोस्टिंग कहाँ है? बोल, मैं कहा जी जींद में हूँ। अच्छा। तो बोला सामान लेके आया साथ? तो मैं कहा जी। तो रुकने का? मैं कहा जी रुकूंगा कहीं। क्या नहीं, यहीं रुक, तेरा टेची मंगा, यहाँ घर पे रुक। मैं रुक गया। रात को जो फारिग हुए फिर बैठे खाने पे, तो मेरे से बोला लिस्ट बना अच्छे डॉक्टर्स की, और सरसा जाना तेने, और सरसा तेने वहीं। उस टाइम मैंने जींद में मेरे साथ डॉक्टर करण सिंह थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन यू कैन से। मैंने उनका, डॉक्टर भागीरथ बिश्नोई, आप भी समझते हैं, दोनों बहुत अच्छे, बिल्कुल सर्जन थे बिश्नोई साहब। तो सर्जन थे जो काबिल थे, और जिनके आपकी ऑनेस्टी पे और कॉम्पिटेंसी पे आपका भी प्रशंसा नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक डॉक्टर खुराना थे बच्चों के, जिनके अभी परिवार के लोग, डॉक्टर जेएल खुराना। जेएल खुराना। इन लोगों को मैंने पता किया डायरेक्टर से इधर उधर, तो बोले ये सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं। करण सिंह तो मेरे साथ ही काम करते थे। जी बिल्कुल। तो मैं, अच्छा, ये सारे सरकारी सर्विस से प्राइवेट में आए हैं? हाँ, ये मैं उन टाइम जो चौधरी देवलाल जी ने कहा भी अच्छे डॉक्टर वहाँ सरसा लेके जा, और तुम भी वहाँ जा। उस टाइम चौधरी साहब सीएम बन चुके थे? हाँ, सीएम बन चुके। मैं 77 की बात कर रहा हूँ जी। तो फिर मैं इनको, यहाँ पोस्टिंग हुई सबकी इनकी। धीरे धीरे ये 5-10 12 साल में अपनी प्रैक्टिस करके, कोई कुछ करके अपना सेटअप सब प्राइवेट में, और मैं यहाँ आ गया। 79 में चौधरी देवलाल जी की सरकार चली गई, चौधरी भजनलाल जी ने वो टॉपल कर दी थी। उसके बाद दोबारा फिर चौधरी देवलाल ने अपना संघर्ष शुरू किया। थोड़ा बहुत वो, उनको जैसे हाइपरटेंशन का, एलर्जी की थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, वो मेरे को बुला लिया करते थे। मैं जो जितना मेरे को ज्ञान था, या दूसरे मेरे फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन उनको दिया करते थे। उनके बाद जैसे आपको पता है, राजनीति एक, यहाँ जो लोग थे, और कहने में संकोच भी नहीं करूँगा, उस टाइम के जो कांग्रेस वाले थे, जो मैं तो आज कांग्रेस में हूँ, उस टाइम बोले कि नहीं ये तो लोक दल का है, चौधरी देवीलाल का, तो मेरा यहाँ से तबादला करवा दिया। अच्छा, भजनलाल जी की सरकार में? हाँ, तो यहाँ के जो नेता थे उन्होंने जाके कंप्लेंट की, भजनलाल को मजबूर किया। मैं फिर काय को आके फिर वापस करवा लाता था, ये लोग जाते फिर वापस करवा देते थे। तो चोर साहब बोले क्या क्यों चक्कर में पड़ता है, छुट्टी ले ले, मेरे साथ ही रहा। अच्छा। उसके बाद ये मान के चलो 80 से 82 तो मैं फ्रीक्वेंटली कम कभी कभार साथ चला गया। और 82 में जब चुनाव हुए, और 1-1.5 महीना जो विधायक थे जो तेजाखेड़ा फार्म हाउस में रखे गए, तो उस टाइम मेरी यही ड्यूटी थी कि भी इनको सबको मेडिकल जो सर्विस मुहैया कराने, कोई बीमार, हाँ जी बिल्कुल, किसी को बुखार है, किसी को, तो मैं उस टाइम ये काम किया करता। सब जितने एमएलए हैं उनको जो भी कोई तकलीफ, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का। वो 82 में फिर सरकार नहीं बन पाई, खेल हो गया, तपासे का कह लो, उस हिसाब से एक राजनीति वो खेल हो गया। चौधरी देवीलाल जी
मुख्यमंत्री के फिर वंचित रह गए। 82 में फिर उन्होंने संघर्ष शुरू किया, तो फिर उन्होंने मेरे कहा छोड़ इस चक्कर को, और मेरा तबादला यहाँ इन्होंने कर दिया फिरोजपुर जिरका। अच्छा। तो मैं फिरोजपुर जिरका, फिर मैं चौधरी देवलाल जी से मिला, 1-2 बार चौधरी साहब ने कहा भी, जैसे किसी को कह दिया भी। डॉक्टर साहब उस समय फिरोजपुर जिरका हरियाणा का पाकिस्तान गिना जाता था। मतलब सबसे काला पानी गिना जाता था। नौकरी में किसी को अगर प्रताड़ित करना होता था तो उधर भेजते थे। हाँ, सबसे पहले उधर ही भेजते थे आपको। कुछ एरिया महेंद्रगढ़ का था, शैलंग वगैरह ऐसे नाम है, खोड़ है, शैलंग है, और ये फिरोजपुर जिरका। मैंने सोचा, फिर मैं कहा चलो एक कोने में हटा दिया, अब यहाँ कोई शिकायत तो करेगा नहीं। और मैंने चौधरी देवलाल से मिला, चौधरी साहब बोले छोड़ इस बात को, मेरे साथ रख। और मैं 82 से 87 तक उनके साथ ही रहता था, गाड़ी में, वहीं जहाँ रुकते थे वहाँ रेस्ट हाउस। आपका वैसे चौधरी देवलाल जी के साथ पारिवारिक रिश्ता क्या था? पारिवारिक रिश्ता ये है कि चौधरी ओम प्रकाश के दादाजी चौधरी लेखराम जी, हाँ, और मेरे दादा का नाम ताराचंद, दोनों रियल ब्रदर थे। दोनों रियल ब्रदर थे, एक ही परिवार है हमारा। पुश्तैनी मकान देखोगे तो बीच में दीवार है, खेत को भी देखो तो खेत भी हमारा बीच में। मतलब आप परिवार में भतीजे लगे उनके? हाँ, परिवार में मैं, और उनको भी मेरे प्रति थोड़ा सा प्यार करते थे। चाचे भतीजे का लगाव होता ही है। लगाव था। तो उस टाइम 82 से 87 फिरोजपुर जिरका में छुट्टी लेके वहाँ से लंबी छुट्टी अप्लाई कर दी, किसी ने पूछना नहीं था। और 82 से 87 तक मैं इनके साथ रहा। और एक जो भूमिका है डॉक्टर की भी, परिवार के सदस्य की भी, और थोड़ा बहुत मैं उनका लिखने पढ़ने का भी काम कर दिया करता था। लिटिल बिट कोई थोड़ा बहुत प्रेस नोट का भी बीच में कहीं ज़रूरत पड़ती थी। और एक जो बीच में जो संपर्क था कार्यकर्ताओं का और चौधरी देवीलाल जी के साथ जोड़ने का, उस तरह का संपर्क भी मैं, क्योंकि सारा साथ रहता तो हर एक को मैं जानने लग गया। और धीरे धीरे जब चुनाव हो गए, चुनाव जो बहुत ही पीक पे चरम सीमा पे थे, और मेरे ख्याल में आखिरी दिन था, तो उस टाइम एक रथ तैयार किया था जो पुश बटन से ऊपर, और उस टाइम एनटी रामाराव भी यहाँ आए थे चुनाव प्रचार के लिए जी। वो अपना रथ लेके आए थे। चौधरी देवीलाल जी अपने रथ पे कैथल के पास, जब वो दूर सामने से एनटी रामाराव थे, इधर वहाँ एक छोटा सा जल से केस उठता। उस टाइम तो बड़ा एक तूफान खड़ा हो गया था। उस टाइम सडन जो कैथल के अंदर एकदम थोड़ी सी हालत बिगड़ी। फिर मैं उनको लेके रोहतक पहुंचा। रोहतक वहाँ एक फिजिशियन से, डॉक्टर सिवास से, उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं भाई तकलीफ ज़्यादा है, कुछ कार्डिक प्रॉब्लम है। फिर हम देख के दिल्ली में पहुंचा। उसके बाद ओथ सेरेमनी हो गई। ओथ सेरेमनी के बाद हॉस्पिटल में दाखिल थे, और शाम को जब कुछ ये फैसले हुए कि भी कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कौन आईजी, डीआईजी, सीआईडी होगा, कौन 87 की सरकार में, हाँ, कौन डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, तो उसमें चौधरी देवलाल जी ने खुद उन्होंने कहा, हम सारे बैठे थे कि ये ओएसडी होगा। उसके बाद ओएसडी के रूप में कार्यभार संभाला, और जितना मेरे से बन पाया ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। और मेरा कार्यकाल कैसा रहा ये तो मैं नहीं कह सकता, जनता बता सकती है, और उस टाइम के विधायक। और उसके बाद सरकार चली 89 में। 89 में जो वो उप प्रधानमंत्री बने, मैं बताऊं, 89 में लोकसभा के चुनाव हुए, उप प्रधानमंत्री बन गए वो, फिर मेरे को साथ ले गए। अच्छा। पर वहाँ थोड़े दिन ही मैं रह पाया, क्योंकि पारिवारिक के जो परिवार का आपस में आपको जो एक था, उसमें खांचे में अपने आप को फिट नहीं कर पाया, सूट नहीं रहा, और मैं वापस अपना आ गया।
वहाँ मैं लंबा टिक नहीं पाया या रहने नहीं दिया, जो कुछ भी कहें उसको मैं नहीं जाना चाहता। मैंने फिर आके वापस सर्विस ज्वाइन करके, और मेरी जो सर्विस बची हुई थी 20 साल पूरे करने की, वो मैंने छुट्टी लेके 20 साल मेरे पूरे करके 96 7 फरवरी 1996, आज भी मुझे दिन याद है, कांग्रेस में शामिल हुआ और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ PWD रेस्ट हाउस में किया। उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे और पार्टी प्रेसिडेंट धर्मपाल मलिक थे, और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। उसमें मेरी मदद या जिनके सौजन्य से वो सीताराम केसरी थे। उनके साथ मेरे बहुत, जब मैं OSD था, वो उस टाइम कोषाध्यक्ष थे। हाँ कोषाध्यक्ष भी थे, कोषाध्यक्ष ने उनका सारा कुछ आप बड़े कदावर नेता थे। दबदबा था। हाँ। हाँ, ना बही ना खाता जो केसरी का ही सही है, ऐसा कुछ एक नारा दिया करते थे। उनकी मेरी एक मुलाकात किसी हवाई यात्रा में हो गई, और उसके बाद मेरी उनसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो गई OSD रहते हुए। और उनका मकान हरियाणा भवन के पीछे था, 7 पुराना किला रोड। जब मैं जाया करता था तो शाम को उनके पास खाने पर चला जाता था। थे वो कांग्रेस के, मैं इधर का, पर एक मेरा उनसे लगाव। जब मैं उस दोराहे पे आ गया, नौकरी मैं कर नहीं सकता था क्योंकि सरकार चला ली सारे, बिल्कुल, और एक सब्जेक्ट से भी आउट ऑफ टच हो चुका था क्योंकि 82-80 के बाद में, और फिर आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते जॉब में। फिर मैंने कहा पॉलिटिक्स में आ जाए, कोई रास्ता नहीं है। मैंने सीताराम जी से निवेदन किया और सीताराम जी ने, मैं कहा जी मैंने कांग्रेस में शामिल होना, आप मेरी मदद करें। फिर मैंने उनके साथ एक कहा, मैं सिर्फ शामिल नहीं होना, मैंने चुनाव लड़ना है, चुनाव के बगैर मेरा कोई फायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने उसी टाइम चौधरी भजनलाल जी को बुलाया, मैं बैठा रहा उसी टाइम। लकीली चौधरी भजनलाल दिल्ली में थे, उनको फ़ोन किया, वो आधे घंटे में आ गए। तो बोला कभी इसको जानते हो? वो बोले, मैं कहा जी मेरे को ही क्या, मैं नाम बताऊंगा तो जान जाएंगे। मैं कहा जी मैं डॉक्टर KV सिंह हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, बहुत आपकी, मेरे जो दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं LM मेहता और दिनेंद्र, बहुत आपकी तारीफ़ करते हैं, आप भले आदमी हो। चलो उन्होंने जैसे अपना कहने की, मैंने कहा जी ऐसे। तो उन्होंने कहा आ जाओ आप। फिर उन्होंने, सीताराम जी ने कहा कि स्पष्ट बात करो। मैं कहा जी मैंने चुनाव, तो कहाँ से लड़ना चाहो? मैं सीट एक ही खाली और तो है ही नहीं। रोडी में तो चौधरी जगदीश नेहरा मंत्री थे, सिटिंग, हाँ 2 रिजर्व थी, डवाड़ी और इलाहाबाद। सरसा टिगड़ा में वैसे भी अरोड़ा साहब मंत्री थे, और वैसे भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए ये सीट वैसे भी नहीं थी, तो खाली एक दड़बा थी। तो मैं बोला ठीक है, और 7 फरवरी को मैंने यहाँ कार्यक्रम करके ज्वाइन कर लिया। 7 फरवरी को ज्वाइन किया और 23 मार्च को मैंने चुनाव लड़ लिया। मतलब आप 1.5 महीने बाद ही, 1.5 महीने में टिकट भी मैनेज हो गई और चुनाव भी लड़ लिया। हाँ चौधरी भजनलाल जी ने कहा हारोगे? मैं कहा बिल्कुल हारूंगा, 100% हार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर क्यों लड़ना? मैं कहा शुरुआत ओपनिंग तो होगी कम से कम। आदमी लॉन्च होने के लिए, नहीं तो आपने हार का कैसे सोचा? क्या उस टाइम भी कांग्रेस में गुटबाजी थी? नहीं कांग्रेस में गुटबाजी नहीं थी, ये हल्का जो बड़ा टफ हार्डकोर लोक दल का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई बड़ा, एक चौधरी देवीलाल जी का इस पे बहुत बड़ी पकड़, और मुझे पता था, और फिर मैं टोटली न्यू था ना, इतना मेरा वो एक OSD का तो एक्सपोजर था। कुछ लोगों के मैंने काम किए, कोई ट्रांसफ़र करवा दिया, किसी को छोटा मोटा नौकरी में, कोई खाड़ा नाड़ा बनाने, और एक वो जो नेता के रूप में ना, वो उसके लिए थोड़ा देखो स्ट्रगल तो हर टाइम। ठीक है, टिकट मिल गई, चुनाव लड़ लिए, इस्टेब्लिश हो गए राजनीति में। उसके बाद हरियाणा की जो कांग्रेस की राजनीति बदली,
हुड्डा साहब से मुलाकात हुई और हुड्डा साहब पार्टी प्रेसिडेंट बने ये कौन से सन की बात है? 96 में अच्छा, 96 में ही। चुनाव के तुरंत बाद 3-4 महीने बाद उन्होंने मेरे को अपना वाइस प्रेसिडेंट संगठन में स्थान दिया। हाँ, हरियाणा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, खुद प्रेसिडेंट थे, 5 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, अरोड़ा साहब थे, एक मैं था, एक राव धर्मपाल थे, यूं करके हम 5 आदमी थे। और उसमें भी बनाने में अहम भूमिका सीताराम केसरी की थी। तो उसके बाद मेरी अपनी राजनीति। ये जो 87 से 89 तक का दौर था, चाहे उप प्रधानमंत्री के साथ आप रहे, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी, उनके साथ रहे, उस समय जो दौर था, उत्तराधिकार की लड़ाई थी चौटाला साहब के अंदर और चौधरी रंजीत सिंह के अंदर, कहीं ना कहीं उसकी बलि नहीं चढ़ गया? ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने एक कोशिश, चौधरी देवीलाल जी ने मेरे को जब अपॉइंट किया तो मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन कहीं नहीं दी गई कि आप किसकी माननी किसकी नहीं माननी। नहीं, किसके उन्होंने तो मुझे एक कहा कि जो मेरे विधायक है, कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए और तेरी कोई शिकायत भ्रष्टाचार की नहीं आनी चाहिए। और आप मेरे को उस टाइम के जितने भी विधायक हैं, अब अगर आपको नाम दूं, आप किसी से पूछ के देखें, और मैंने उनकी सबकी एक सेवा करके एक संतुष्टि की मैंने, और ना मैंने कभी भी आपके सामने कभी भ्रष्टाचार का कहीं, वो तो आज तक नहीं लगा। तो मैंने, ठीक है, एक उत्तराधिकारी पर मेरे पे एक छाप जरूर लगा दी गई कि ये प्रो रणजीत सिंह है, ये छाप जरूर लगी, मैं इसमें नहीं कहा। पर मैंने कभी चौधरी ओम प्रकाश जी की मैं इतनी इज्जत करता था, क्योंकि उनका मेरा तो उम्र का भी बहुत बड़ा, एक बड़े भाई के हिसाब से वो उम्र का जो हमारा गैप था, वो तो एक बाप के समान भी उम्र का गैप था। मैं उनके हमेशा मान सम्मान करता, जो भी उन्होंने कभी आदेश किया तो मैंने कभी उनको ये नहीं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसने डाली? कई बार ये होता है, मैं इस नाम के कई लोग होते हैं, कुछ राजनीति में इस तरह के लोग भी हैं, हर पार्टी में जिनका काम सिर्फ यही है, वो काम, और उनका कुछ काम नहीं होता कि वो उसी से अपना एक फायदा, निजी हित, निजी स्वार्थ पूरा करते हैं, इस तरह की कानाफूसी करके अपना। और उसमें मेरा कहीं आपस में हमारा कोई टकराव नहीं, कुछ नहीं, वो ठीक है, उनकी सोच थी, मैंने मेरी ईमानदारी से, वफादारी से, और उसका, आपके दोनों ही बड़े भाई थे, उसका मेरे को नुकसान हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसी विवाद के कारण चौधरी देवीलाल जी तो मुझे ले गए थे दिल्ली साथ, और मैं मेरा कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, शायद मैं पहला आदमी होऊंगा जो पीएस लगा, नॉन आईएएस। हमेशा वहाँ आईएएस ऑफिसर लगते हैं, पर वो उन्होंने तो बहुत बड़ा मेरे को मान सम्मान दिया। मैं तो आज भी उनकी, मेरी सबसे ज़्यादा, मैंने शुरू से एक शब्द बोला, मेरे आदर्श थे, आज भी हैं। पर उस जो आपस में ये जो टकराव था, उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, और वहाँ से, और फिर मैंने अपने आप को समझौता कर लिया कि नहीं, अब हालात आपके यहाँ के लिए सूट नहीं है, तो अपना रास्ता अलग करो। मैंने रास्ता, सिर्फ एक ही रास्ता था, कांग्रेस पार्टी का। उस समय एक और मामला था, अब ये मिथ है या सच है वो तो आप बताएंगे, सम्राट होटल के अंदर कुछ विधायकों की बैठक हुई थी, तो वो ये बाद में कहा जाने लगा कि डॉक्टर केवी सिंह ने ये बैठक अरेंज करवाई। नहीं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, मैं कहीं शामिल नहीं था। ये कोई कह रहा तो गलत कह रहा है, मैं कहीं भी इस चीज़ में शामिल नहीं था। उस टाइम के जो मैं ये काम कर ही नहीं सकता कि जिस शख्स ने मुझे लगाया है, मेरी वफादारी चौधरी देवीलाल के प्रति है, मैं जवाबदेह चौधरी देवीलाल को जवाब देता। मैं ये काम नहीं कर सकता कभी कि उनके रहते हुए में, हाँ ये कहते होंगे लोग, उसमें जो करने वाले, आप उनसे पूछो कि डॉक्टर केवी सिंह का, मुझे तो ये नहीं पता था तब तक सम्राट होटल है कहाँ, ये भी नहीं पता था मेरे को, ये गलत किसी ने दान बनाई, मेरा उसमें कोई नहीं। ये मिथ आपके सामने भी आया होगा? हाँ बिल्कुल आया। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें बहुत थी। चौधरी देवीलाल जी को काम भर के आया करते थे, वो मेरे से बुलाते, पूछते थे, मैं कह जी आपके पास CID इंक्वायरी करा लो हर चीज़ की। उस समय आज तक मैं ये भी कह रहा हूँ, वो मेरे पे पूरा विश्वास करते थे, आखिरी दम तक वो मुझे चाहते थे अपने साथ रखने का, पर पारिवारिक मजबूरियों के कारण रख नहीं पाए।
और मैंने भी ये फिर अच्छा समझा कि यहाँ भी मेरी वजह से परिवार में कोई दिक्कत ना आए। जो फिर वो एक जो है ना गाना है कि ताल्लुक जब बोझ बन जाए तो छोड़ना बेहतर, तो भी खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। एक गुमराह फिल्म ऐसा है उसका। बिल्कुल। हाँ, तो वो जब ताल्लुक वो ठीक नहीं रहे तो मैंने इसको अच्छा है भी खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना बेहतर, चलो एक बार फिर से। अभी कम से कम राम रमी तो रह जाए। हाँ, वो मेरे रिश्ते आज भी हैं। रिश्ते आज भी हैं। हाँ, दुख सुख के हैं, मेरे कोई दिक्कत, चुनाव सामने लड़ रहे। फिर मैं कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया। आप देखो ना, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। नहीं तो जो भजनलाल जी की और हुड्डा साहब की बनती नहीं थी, अगर ये कहते हैं लोग, तो हुड्डा साहब ने आपको आते ही इतना बड़ा मान सम्मान दिया। नहीं, मैंने आपको ये कहा ना, उसमें अहम भूमिका केसरी जी की थी। केसरी जी की थी। और जब मैं साथ लगा तो उन्होंने मेरी कार्यशैली और सारी कुछ देख के तो उन्होंने मेरे को साथ रखा। और उसके बाद हमने मेरे को टिकट दिलाने में 96 में तो चलो 2000 में टिकट दिलाने, 2000 में मुझे टिकट मिली, फिर चुनाव लड़ा। और उसमें अहम भूमिका जो टिकट दिलाने में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की थी। अच्छा, उस समय इकट्ठे थे? हाँ, इकट्ठे थे, उन दोनों इकट्ठे तो आज भी हैं पार्टी में। इकट्ठे तो आज भी हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ 2000 में टिकट दिलाई, जीत नहीं पाया। और 2005 में मेरी टिकट मैं मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी पार्टी का फैसला था, भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दे दी गई। और टिकट ना मिलने के बाद, क्योंकि मैंने पार्टी में सेवा की, इनके साथ काम किया, और मुझे 2005 में ओएसडी का रूप फिर मिल के मिला। और कभी 2000, आप ये देखो, 5 से लेके 2014 तक 8-9 साल मैं लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुछ टेन्योर में ओएसडी रहा, कुछ में ओएसडी मीडिया का। बिल्कुल। फिर मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे, चाहे मैं जीत नहीं पाया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि मुकाबला पहले ये हो गया, फिर मुकाबला 2009 में मुझे टिकट मिली डबवाली से। हाँ, डबवाली से। तब वो आरक्षण खत्म हो गया था ना? चाह था, मैं रानिया से चाह रहा था। अच्छा। और मेरे से रानिया में हुड्डा साहब ने मेरे से कहा भी कि मैं आपकी टिकट रानिया से मैनेज करूंगा। और उस वक्त मैंने रानिया में काम भी बहुत किए, ओटू झील की खुदवाई कराने का काम किया मैंने, उसे कुछ आपकी ये खरीफ चैनल भी निकलवाने का काम किया कई गाँव में, पर वो मैनेज नहीं कर पाए। हाई कमांड है, आदमी को प्रयास करता है, पर हाई कमांड पता नहीं आखिर किस टाइम किसको दे दे। हाई कमांड ने मेरे को डबवाली भेज दिया, मैंने वहाँ लड़ाई संघर्ष किया। और किसके सामने? अजय चौटाला कोई छोटी चीज़ नहीं थी, चौधरी देवीलाल का। और फिर डबवाली तो रादर यू कैन से एपी सेंटर है लोकदल का। ये पार्टी शुरू ही वहीं से होती है, चौटाला तेजाखेड़ा से। बिल्कुल। चौटाला और तेजाखेड़ा जैसे गांव उस हल्के में। फिर भी मैं 8000 से उनसे हारा था। फिर दोबारा 2014 में फिर टिकट मिली, फिर भी मेरे सामने हमारी बेटी वो नैना चौटाला आ गई। वो भी एक ही बात है, परिवार इकट्ठा था, लोकदल का दबदबा था। और 2019 में कई बार मुकद्दर में एमएलए बनना नहीं लिखा था। 2019 में हमारी टिकट कट गई, वो अमित को यूथ के कोटे में मिल गई। और अमित आपको पहले चुनाव में जीता। हाँ, पहले चुनाव में जीत लिया। हाँ, 16,500 वोट से, 15.5 या 16.5 एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 16,000 और 15.5 जीता। और 5 साल एक अहम भूमिका निभाई विधायक के रूप में, और बेस्ट विधायक का अवार्ड भी। आज भी कुछ मेरे को आईएएस अफसर मिलते हैं, मैं नाम ना कोट करके, अभी पीछे मैं गया हुआ था किसी आईएएस ऑफिसर के मिलने, तो उसने मेरे से कहा, बहन एक चीज़ की कमी खलती हमें, आपका बेटा होने के बाद ये नहीं, पर कि जितना वो टू द पॉइंट विथ फैक्ट्स एंड फिगर और तैयारी के साथ जो वो सवाल रखता था, वो बिरला ही कोई विधायक ऐसा। चलो, वो मुकदम 600 वोटों से, वो सारी कहानी तो मेरे ख्याल में आपके पॉडकास्ट पे अमित बता ही गया, तो मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत
हारे नहीं हम, हमें हराया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश, और उस साजिश के अंदर एक आदमी नहीं, बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे। जो जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु को घेरा था, उसी तरीके से अमित को घेरने का काम सारी पार्टियां मिलके, एक भी नहीं, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी मिली हुई थी, सबूत के साथ मैं कह सकता हूँ, सारों ने मिलके, और फिर धनबल भी। हाँ, इस बार तो खरीदो फरोख्त वो तो ही आपके हल्के धनबल भी सारी चीजें मिलकर। फिर भी मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, डवाड़ी की जनता का। चारों तरफ आप गए, घेराबंदी करने के बावजूद भी, हर हथकंडे अपनाने के बावजूद भी लोगों ने कड़े मुकाबले सिर्फ 600 वोटों से हारे। और वो भी चल 1 या 2 गांव में फर्क पड़ गया ना, अन्यथा उम्मीद नहीं थी मुझे किसी हालत में, पर वो इस साजिश को नहीं पहचान पाया। ये मेरी, कुछ भी कह सकते हैं इसमें, ये साजिश को थोड़ा समझ मेरे को लेट पता लगा। अगर कुछ दिन पहले आखिर में पता लगा कि बीजेपी भी बिल्कुल जाके मिलकर सरेंडर कर गई, और कोई प्रचार करता तो उसका नहीं, मेरे मन नहीं मानता कि संपत सिंह ऐसा काम। चलो किसी ने भी किया हो, तो आपने इस पीआर को तोड़ने का काम क्यों नहीं किया, इस मिथ को आपने क्लियर क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने प्रयास किए। अच्छा, प्रयास किए। मैं जब आते थे चौधरी ओम प्रकाश, हमें हमेशा मिलता था, मैंने उनसे कहा कि कोई हुक्म सेवा मेरे को बताओ। आखिर मैं तो एक ये कह सकता हूँ, परिवार के सदस्य के नाते मालिक तो वही थे सरकार के, मैं तो एक मुलाजिम ही था भाई। मेरा क्या था, मैं तो एक, चौधरी देवीलाल जी ने मेरे को एक जिम्मेवारी दे दी कि यहाँ बैठना है, और तैने मेरे विधायकों, मेरे कार्यकर्ताओं को रोज़मर्रा की, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं होता। बिल्कुल। और चौधरी देवीलाल का इन चीज़ों में वो बहुत ऊपर थे। ये छोटी राजनीति तो उनके दिमाग में, एक तबादला ये वो तो कहा कर, कोई विधायक जाता था कि ये मेरा काम थोड़ा ही है भाई, वो ओएसडी बैठा वहाँ जाओ, मेरे पास तो विकास की बात करो, राजनीति की बात करो, हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर सुझाव दो आप। तो उनका विजन था। हाँ, ये विजन था। उनको तो ये ध्यान ही नहीं रखते थे कभी। क्या, हाँ, बड़े जो पोस्टिंग है वो अलग चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ों में ये बिठाए, हकीकत है। ओएसडी ये लगाए, हमारा काम है कुशन। जैसे गाड़ी है, गड्ढा आ रहा है, तो शोकर अगर अच्छे होंगे तो झटका नहीं लगेगा। तो हम तो ओएसडी जो होता है, एक जो आपको कुशन है, ये एक शोकर का काम करता है, कार्यकर्ता, विधायक और सीएम के बीच। बिल्कुल। 2005 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको ओएसडी बनाया, तो आपने मांगकर सीट ली या उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए आपको बनाया? नहीं, मेरे को ये था कि जब टिकट मेरी कट गई, और टिकट कटने के बाद मैंने यहाँ, मेरा मकान था जो अब भी मकान है पुराना, यहाँ खाली ग्राउंड सा था, तब तक मकान नहीं बने थे, तो यहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, कल चुनाव लड़ो इंडिपेंडेंट। और मेरा मन नहीं था इंडिपेंडेंट लड़ने का, कि पार्टी में बगावत नहीं करनी। हाँ, पार्टी मैं नहीं छोड़ूंगा, पर मेरे को कुछ ना कुछ करना, लोगों को कैसे तसल्ली कराऊं। मैं ये कह दूं कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूं, तो मायूस। फिर मैं सब वर्ग कार्यकर्ताओं को लेके गया, और उन्होंने, हुड्डा साहब ने कहा आप चुनाव मत लड़ें, आप चिंता ना करो, राज कांग्रेस का बनेगा, और राज बनते ही मैं डॉक्टर केवी सिंह को एक अच्छा स्थान दूंगा जो आपकी सेवा कर पाएगा। तो उस टाइम तो चौधरी भजनलाल जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा था। देखिए, ये बात आपकी सही है, भजनलाल जी के नाम से तो चुनाव नहीं लड़ा, पर यह था कि वो मुख्यमंत्री, लीड वो कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, पर चेहरा तो कांग्रेस ने किसी का नहीं घोषित किया था। पर मैं एक अंदर की बात इसमें, हुड्डा साहब बहुत कॉन्फिडेंट, और मेरे को खुद कहा, जब और कार्यकर्ता जाने के बाद खुद कहा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और तेरे को एक अच्छा स्थान दूंगा। और मुख्यमंत्री बनते उन्होंने ही फ़ोन, मैं आपको एक और बताऊं, मैंने मुबारकबाद के लिए खा दिया, पहले तो ओथ हो गई, ओथ तक फिर मैं रात को फ़ोन किया, मुबारकबाद दिया, और तो फिर उन्होंने कहा कहाँ है, मैं जी घर पे हूँ, कभी आ जाओ। मैं हरियाणा निवास पहुँच गया, तो उन्होंने बोले क्या लगना, मैं तो सिवाय मेरी एक ही इच्छा है
अगर आप पूरी करें, नहीं करोगे तो मैं तो आपके साथ एक साथी बन के काम करूँगा। तो बोले क्या मैं कहूँ इसकी। और ओएसडी मीडिया बनाया। मैं उस टाइम हरियाणा 2009 में क्योंकि चुनाव लड़ना था मैंने, तो चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा तो देना पड़ेगा। इस्तीफा दे दिया, उसके बाद हार गए। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने मेरे को मीडिया का रोल दे दिया। पर मीडिया का रोल जब आपके पास था, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं प्रदेशाध्यक्ष था, 20 दफा हम आपके पास आए, आपने कहा कि बाकी स्टेट की पॉलिसी लाओ। और इस बात के लिए मैं इस मंच के माध्यम से भी और वैसे भी कई बार आपका शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उस समय जो आप पत्रकारों के लिए, चाहे वो एक्रीडेशन की बात थी, नियमों के सरलीकरण की बात थी, वेज बोर्ड की बात थी, आपने हमारी आवाज को बड़ा प्रखर रूप से सीएम साहब के आगे उठाया। नहीं, आपका उसके लिए आपको ध्यान रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मेरी सोच ये रही है कि मैंने किसी रूप में भी जो मेरे को जिम्मेवारी मिली, और कोई भी वहाँ मेरे पास जो किसी संस्था के लोग हैं, जहाँ तक मेरा अपने दम काम था वो करने की पूरा, और नहीं था तो मैंने मुख्यमंत्री से एक संवाद या कम्युनिकेशन पैदा करके हर समस्या का हल कराने का काम किया। अब आपके मेरे का जब मैं ओएसडी पढ़ा तो यहाँ आपके रानिया में एक शायद लोक पंचायत नाम है, हाँ जी, जिसमें मास्टर संपूर्ण सिंह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थे। तो स्वर्ण सिंह विर्क जो हैं, जो कम्युनिस्ट नेता, उधर के सारे प्रबुद्ध लोग हैं। हाँ, उन्होंने कहा जी हम आपको सम्मानित करेंगे। और मेरा वहाँ प्रोग्राम रखा O2 झील पे, रेस्ट हाउस होता था, और उन्होंने इसकी मांग की, खुदाई की। और मैंने उसी टाइम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से बात की, मैं कि जैसे, और उन्होंने फौरी तौर पे इसके पैसे भी मंजूर कर दिए। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे तो उन्होंने कहा जी इसके 4 फेज में खुदाई होगी, और पैसा एग्जैक्ट अमाउंट तो मेरे को याद नहीं है, और 2 चरण की हमारी खुदाई हुई। उसके बाद सरकार चली गई। तो मेरा कहने का मतलब, जो जनहित में कोई भी संस्था आई है किसी काम के लिए, मैंने उसके लिए पूरा प्रयास किया। और आज वो O2 झील की खुदाई उस टाइम के होने के बाद में कई नहरें निकली, बिल्कुल, और आज उसका खरीब चैनल का फायदा। पर इस सरकार ने खुदाई बंद कर दी, यहाँ तक कि अभी है कि मिट्टी उठाओगे तो भी पैसे देने पड़ेंगे। हमने आपको कहा कि पेंशन योजना लागू है पत्रकारों की तमिलनाडु में, आंध्रा के अंदर, आपने कहा कि मुझे पॉलिसी दीजिए। मैंने आपको कहा कि राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर आवास योजना है, उसकी पॉलिसी भी आपको उपलब्ध करवाई। और आज जो हमारे वेटरनरी जर्नलिस्ट हैं एक अच्छी पेंशन ले रहे हैं। नहीं, देखो, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे, उनको सुविधा देना आर्थिक रूप में और बुढ़ापे का सहारा बनना सरकार का काम है। और हमारा ये चौथा स्तंभ मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा, जनता की आवाज़ को भी बुलंद की जाएगी, जनता की आवाज़ को भी पहुंचाने का काम वो तभी हो सकता है कि पहले आदमी खुद अपना मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में मजबूत हो। तो हमारा ये नैतिक फर्ज है सरकार का। और उस बात को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत जर्नलिस्ट को, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंटरेक्शन उनका रहता है हमेशा। बिल्कुल, हमेशा। जैसे आपने O2 वियर की बात की, तो हमारा जिला जो है किन्नू के अंदर प्रथम है पूरे देश के अंदर। तो किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट आपने जो अबूब शहर के आसपास, चौटाला के आसपास इधर लगवाई, इससे इन किसानों को लाभ मिला? देखिए, वक्त थोड़ा सा इसमें मैं 2 मिनट लूँगा आपको। एक ना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, और मैंने इसमें मेरा रुचि भी रही है। मैं जब ओएसडी था तो एक दिन सड़क से मैं निकल रहा था, तो देसूजोदा की तरफ, निकाड़ावाड़ी की तरफ जा रहा था, तो गांव मांगियाना गांव आता है। बिल्कुल। तो मांगियाना गांव में एक बोर्ड लगा हुआ था, सरकारी फार्म ऐसा कुछ, और उसमें ये जो बेर है ना, पेमली बेर जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ प्लांट लगे हुए थे। तो मैंने गाड़ी रोकी, पता किया ये क्या है। तो बोले जी सरकार की ज़मीन है, 70-72 एकड़। फिर मैंने कितने में ठेके पे छूटती है? बोले जी 3 या 3.5 लाख रुपये साल में ठेके पे दे। सारी जमीन? हाँ। तो मैंने वो दिमाग में मैं कभी बड़ा अजीब सा है।
फिर मैंने कहीं एक पेपर में, इकोनॉमिक्स टाइम्स का अंग्रेजी का, जो उसमें एक इजराइल की तरफ से आया हुआ था कि इजराइल जो है वेजिटेबल और फ्रूट के लिए टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दें और काफ़ी कुछ फाइनेंशियल एड भी, वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी देंगे और फाइनेंशियल एड। वो आर्टिकल जो था वो मैंने हुड्डा साहब के सामने रखा। मैं कि जिस इंडो इजराइल स्कीम के तहत, और मेरे यहाँ ज़मीन पड़ी है 70-72 एकड़, अगर उस पर उसको नर्सरी डेवलप कर दें, हाईटेक नर्सरी, और हमारे यहाँ सिट्रस फ्रूट का सबसे बड़ी बेल्ट है, और उससे अगर आप ये हो जाए तो वहाँ अच्छी लोगों को प्लांट मिलेंगे नर्सरी से, और हाईटेक हमारा यील्ड भी बढ़ेगी लोगों को फाइनेंशियली। तो हुड्डा साहब ने उसी टाइम मंजूर कर दिया और उसको नीम पत्थर रख के इजराइल का जो एम्बेसडर था वो आया साथ में, और यहाँ साथ में उस टाइम मांगयाना गांव के स्कूल को भी अपग्रेड कर गए। वाह जी वाह। मैंने मांग की वाटर वर्क्स भी दे गए, और 50 लाख रुपए गांव की गलियों को भी उस टाइम दे गए। तो सारा कुछ हो गया। उसके साथ साथ फिर मैंने दोबारा कहा, मैं कि अबूशहर में जगह पड़ी है, अगर वहाँ वैक्सिंग एंड ग्रेडिंग प्लांट लगा दो, और उसके बाद में इन्होंने अपने शादीलाल बत्रा चेयरमैन हुआ करते थे मार्केटिंग बोर्ड के, उनको बुलाया तो उन्होंने कहा जी हम जर्मनी जा रहे हैं। तो वहाँ जर्मनी से ये टेक्नोलॉजी को देख के फिर ये जर्मन की मशीन वैक्सिंग एंड ग्रेडिंग प्लांट की यहाँ लगाई, और हमने उस टाइम इसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रपोजल तैयार किया, और प्रपोजल तैयार करके उस टाइम सेंटर में जो सुबोध कांत सहाय मंत्री थे उनके पास भेजने का, पर वो सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद इसमें भी जो मशीनरी है काफ़ी कुछ तो वो शिफ्ट साफ्ट कर दी, उसके सेंसर खराब कर दिए। तो अगर ये सारा कुछ आज भी अगर सरकार, मेरी मांग है, अच्छी बात है, अमित ने बहुत प्रयास किया। आप उसके फर्स्ट विधानसभा में रखी उन्होंने, फर्स्ट बजट स्पीच सुनोगे तो उसका उसने नारा ही दिया था, जवानी बचाओ किसानी बचाओ। और उस मुद्दे पे उसने 2 पॉइंट रखे थे कि एक तो कालवाना खरीफ चैनल हमारी जो हमने नीम पत्ता रखा था हुड्डा साहब ने, वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ लग जाए और किन्नू की एक मंडी बन जाए, इंटरनेशनल मंडी, तो किसानों का बहुत हो सकता है। अगर ये सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उसका धन्यवाद करेंगे। राजनीति से ऊपर उठ के बात करेगी तो वी विल वेलकम। पर ये नर्सरी हमारा, उसके बाद आप देखो ना, घरौंडा में फर्स्ट घरौंडा में बनी, सेकंड ये मेरी यहाँ बनी, बिल्कुल। उसके बाद तो आज लाइन लग गई, कितनी नर्सरी हाईटेक नर्सरी बन गई, मेरे ख्याल में 8-10 बन गई होगी, कहीं अमरूद की है, कहीं अलग अलग है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो मांगयाना मशहूर है इस बात के लिए। हाँ, आज भी। और इसको देख के मैं जब ये बनी यहाँ लगा, इसको मैं भी इससे इंस्पायर्ड हुआ, और मैंने भी एक मेरे फार्म पे जो है हाईटेक नर्सरी है अमित के नाम से, अमित फ्रूट नर्सरी। आज मैं भी कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख प्लांट लोगों को मुहैया कराता हूँ। तो एक, क्योंकि डिफरेंट आगे जो ट्रेडिशनल जो फसल से हटके कुछ हम करेंगे तभी बेनिफिट। समय के साथ बदलाव जरूरी है। डॉक्टर साहब, अमित शाह का कार्यकाल आप बहुत अच्छा रहा, विधानसभा में उन्होंने हल्के की हर बात को उठाया। जिस दिन उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला, कितनी खुशी हुई। देखो, उसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई भी बाप जो है वो यही सपना लेता है कि उसका बेटा बाप से भी 4 कोई कदम आगे निकले। बिल्कुल। और आपके सामने जीते जी आपका बेटा अगर नाम कमाता तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, उससे बड़ी कोई जायदाद नहीं है, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति में एक ही चीज़ जो है संस्कार है। और मैं मानता हूँ कि मैंने कोशिश की अमित को ठीक संस्कार देने के लिए, और आज भी ठीक है, हार जीत चुनाव में चलती है, कोई नहीं, फिर संघर्ष करेंगे, फिर और संघर्ष करना हमने सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो डॉक्टर साहब जी, जिन दिनों अमित शाह विधायक थे
उन दिनों विपक्षी एक बात कहते थे, ये तो डबल के विधायक कम है, अब और क्या ज़्यादा है कि वहाँ ज़्यादा रहती है। देखिए, ये छोटी मानसिकता लोगों की है। उस मानसिकता का मैं उसी तरीके से जवाब दूं तो फिर भी वो मेरा सोच अलग। अमित के जो फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ, बेटा नहीं है उनके, बेटी है। तो जितना मुझे संभालने की उसकी जिम्मेवारी है, उतनी नैतिक जिम्मेवारी उनकी भी है, उनको भी है। वो भी बुजुर्ग हैं, तो उनको संभालने की जितनी डॉक्टर केवी सिंह की को संभालना है तो उतना ही उनको है। वो भी तो उनके हाँ, पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स हैं। अगर उसमें लोग ये इशू बनाने की बात करें इन चीज़ों, जब आदमी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आपके भ्रष्टाचार का, कोई उसके बिहेवियर का, उसके कार्य प्रणाली का, तो आप ये पर्सनल छोटी मानसिकता का है, उसको मुझे तो कोई समझ से बाहर है। कोई विपक्ष ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। राजनीति को यहाँ तक लेके आओगे कि भाई आप ससुराल क्यों जाते हो, यहाँ यही राजनीति रहेगी हमारी। वो तो चलो उनकी सोच है, जो कहने वालों की। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे मांगियाना की बात बताई, O2 वियर की बात बताई, किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट अबूशहर की बात बताई, एक तो आरोप ये लगता था कि हुड्डा साहब सिरसा की तरफ ध्यान ही नहीं देते, विकास की कोई बात ही नहीं है, आप सिरसा उपेक्षित रहा। नहीं, अब मैं इस चीज़ पे आऊँ, सिरसा पे उपेक्षित, वो बैठे कोई आंकड़ा लेके, सबूत लेके सामने बैठे ना, जो लगाने वाले, जिनका अपना राज रहा, उन्होंने क्या किया, और कांग्रेस के राज में, हुड्डा के राज में क्या हुआ, तुलना तो बराबर बैठ के करें ना। तुलना मैं 2 या 3 चीज मानूं। यूनिवर्सिटी थी, 4 कमरे बना के 4 दीवारी बना के छोड़ दी, बराबर में डेवलप JCD कर दी। CLU को जो उस यूनिवर्सिटी को नाम का रखा, और अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो डेवलप कर ली। और उस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कुछ लोगों ने डेलीगेशन लेके गए, तो उन्होंने कहा जी कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, चौधरी देवीलाल के नाम से है। तो हुड्डा साहब ने कहा कि छोटी मानसिकता मत रखो, चौधरी देवीलाल का नाम आप इस यूनिवर्सिटी से खत्म करके कोई उनका नाम नहीं खत्म कर सकते आप, उनका नाम है, एक राजनीतिक कद है। तुम ये कहो इसको डेवलप करो। और हुड्डा साहब ने दरिया दिली करके 100 करोड़, पहले प्लान में 80 या 100 करोड़ रुपये यहाँ लेके आया, तो मैं साथ आया था, 80 या 100 करोड़ रुपए दे के इस यूनिवर्सिटी को डेवलप करने का काम किया। O2 झील की खुदाई, ये तो पुरानी थी, कोई रोक रहा था, O2 झील की खुदाई करने का काम किया। डवाड़ी इतना पुराना सब डिवीजन है, 90 किलोमीटर पे बच्चों को आना पड़ता था कॉलेज के लिए। डवाड़ी कॉलेज किसने बनाया? यूनिवर्सिटी को डेवलप किसने किया? O2 झील की खुदाई किसने की? ये रेलवे पुल किसने बनाया? ये बाईपास किसने बनाया? डवाड़ी से लेके हिसार तक जो 4 लेन की जो है, हांसी में जलसा था, रेल रोड रैली, तो वहाँ नींव पत्थर के ये उसका काम शुरू कराया। बिजली घर की आप तुलना करके देखो, बड़े बिजली घर चोरमार, नोयावाड़ी, मैणाखेड़ा, इधर एक और है। और मैं अकेला डवाड़ी के बताऊं, डवाड़ी अकेले में 14-33 kV के बिजली घर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। आज भी खास तौर पे सिरसा जिले का किसान एक चीज को याद रख रहा है कि पहले बिजली के लिए तरसते थे लोग, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से सेल्फ का कनेक्शन 7 दिन में मिलता था, और सरकारी ट्यूबवेल का कनेक्शन 3 से लेकर 6 महीने मिलता था। अब 8-8 साल से कनेक्शन नहीं मिलते। इतने ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए, इतने बिजली घर बना के दिए, कितने खाड़े पक्के करने का काम किया। आंकड़े निकाले ना, वो आंकड़े अपना लेके आए, आराम लेके आते, सिर्फ प्रचार करना झूठ का साथ। जो भूपेंद्र हुड्डा ने सारी हरियाणा को, ठीक है, क्योंकि NCR का एक बेनिफिट अलग है। NCR एक अलग है क्योंकि उसमें NCR के आने के बाद में जो सरकार का जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो बजट आता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। इंडस्ट्री भी, लोग जो इंडस्ट्री लगाने वाला होता है वो भी ये सोचता है कि दिल्ली के नज़दीक लगाऊं,
नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं मानता हूं कि एनसीआर से हमारी दूरी है, पर आपने ये अपने समय में ये प्रयास किया कि यहाँ एग्रो बेस कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाए? नहीं, एग्रोबेस मैंने उस लाइन पे आए ना, मैं कुछ टाइम नहीं मिला कि आपके सामने रहा। मैं सबसे बड़ा था कि ये सिट्रस बेल्ट है। आज मैं ख्याल 25-30 हज़ार एकड़ में किन्नू एंड माल्टा हो रहा है। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे बड़ा पहली चीज़ क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो हमने एक हाईटेक नर्सरी बनाई ताकि यहाँ से लोग अच्छी पौध लें। उसके बाद हमने अबूशर के अंदर वैक्सिंग एंड ग्रेडिंग प्लांट लगाया ताकि किसान को बेचने का काम। तीसरा फिर हमने शुरू सोचा था बढ़ाने का, सरकार हमारी चली गई, टाइम कम मिला कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगती, तो उसका हमने काम करना हुआ। तो जितना हमारे से बढ़ पाया इसमें किया है। कॉटन और बीज में भी हम नंबर 1 है सिरसा। हर एक चीज़ में। पर जो हमारे पे एलिगेशन लगाने वाले, पहले वो अपना बही खाता तो लेके आए, वो तो बताएं उन्होंने क्या किया है। अब मैंने तो आपके सामने गिना दिया। मैं तो एक दवाड़ी की, वो तो कहते हैं जी हमने शुगर मिल बनाई पन्नी वाला में, यहाँ से हुड्डा साहब ले गए वापिस। नहीं, ले कैसे गए? जब हुड्डा साहब ने उठा के थोड़ी ले गए उसको, जब आप किसान को आपने मोटिवेट ही नहीं कर पाए। जब आपके पास हमारे टाइम 16 दिन नहर चलती थी। आज भी पूछ रहा हूँ, मैंने किसी किसान से बात करके 16 दिन नहर चला करती। जब गन्ना ही पैदा नहीं हुआ, गन्ने के लोगों को आपने प्रोत्साहित ही नहीं किया, मेंबर ही नहीं बना पाए, तो आखिर बंद करना पड़ा। हम क्यों उठा के लेके जाएंगे? किस लिए उठा के? ऑलरेडी वहाँ तो शुगर मिल कोई एक जगह से दूसरे, वो तो शुगर मिल कोऑपरेटिव सेक्टर में बनती है। हमने बनाई है और भी बतेरी बना दी। वो तो जूट मिल लगाई थी, वो भी तो वो तो हम तो कहा करते ये जूट मिल नहीं, झूठ मिल है, वोट का सहारा था। तो इस तरह का इन्होंने इलेक्शन प्रोपेगेंडा था, इलेक्शन प्रोपेगेंडा था। और जिस आदमी ने लगाई, जिसका नींव पत्ता रखा, उस आदमी को मैं जानता हूँ। मैंने उसे पूछा कि कहाँ से लाओगे रॉ मटेरियल? कहा जी कुछ नहीं, मेरे को तो मजबूरी थी, इसलिए मैंने 10 एकड़ ज़मीन लेके नींव पत्थर रखा दिया। कोई सरकारी थोड़ी थी, प्राइवेट थी, प्राइवेट आदमी की थी। इसी तरीके जवाहर नवोदय विद्यालय रहा, शेरगढ़ के पास झूठा नींव पत्थर रखा गया, जबकि आपके सामने पॉलिसी है कि जिले में एक ही सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, दूसरा नहीं होता। क्या ओटा में था? हम तो ऑलरेडी दूसरा नहीं, वो आपके सामने पड़ा, अभी तक 40 एकड़ जमीन हुआ। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के राज में डवाड़ी का उठा के एक काम बता दें डवाड़ी के अंदर जो लोकदल के राज में हुआ, एक भी आप गिनते जाओ। पुल कांग्रेस के राज में, कॉलेज कांग्रेस के राज में, हॉस्पिटल कांग्रेस के राज में, लड़कियों का नई स्कूल बिल्डिंग कांग्रेस के राज में, और सीवरेज का पीने के पानी की टोटल मोटराइजेशन करने के लिए 30 करोड़ रुपया जब मैं ओएसडी था तब मंजूर किया। एसटीपी नहीं था, किलियांवाड़ी गांव में था, छोटा सा 2 एकड़ में, ओवरफ्लो हो जाया करता था। शेरगढ़ के इस साइड में चौटाला रोड पे उस वक्त करीबन 35 टोटल 29 करोड़ थे या 39 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मेरे ध्यान नहीं है, वो मंजूर करा के एसटीपी का किया। सारी सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा तो डवाड़ी में लगाया। स्ट्रीट लाइट सारे शहर में लगाने का। हम डवाड़ी में एक काम गिना देना, और मैं तो एमएलए भी नहीं था, मैं तो गोटे पकड़ के काम कराने वाला था। किसी को जाके दरबार में दरवाजे पे जाके दस्तक दे के मेरा ये कर दो। इनके पास तो कलम थी भाई। अब झूठ की राजनीति खत्म हो चुकी। ठीक है, हार जीत अलग चीज है, उसमें मैं नहीं। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि जब से बीजेपी आई है सिरसा उपेक्षित है? हाँ, बीजेपी सिर्फ हिसार से इधर दल को डेवलपमेंट ही नहीं है, सिर्फ जुमलों का काम करती है। कोई बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रयास नहीं। ये पेंशन जो है, मैं पेंशन के लिए कम से कम अगर मेरे कलम में हो तो मैं पेंशन को इनकम से नहीं जोड़ना चाहूँगा। हाँ, वो तो सम्मान है। नहीं, मैं सम्मान भी कई बार ये है कि चाहे कितना भी पैसा है, कई बार बुजुर्ग के जो वो निर्भर करता है उसकी औलाद कैसी है। बिल्कुल। और बुजुर्ग जो एक ऐसी चीज़ है कि उसके सामने बड़ा मान सम्मान उसका बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बाप बेटे से मांग ले और बेटा ना कर दे तो मेरे ख्याल तो बाप पे क्या बीतेगी। तो वो एक उसके लिए एक मान सम्मान का, इस पे आमदनी नहीं होनी चाहिए। और चीज़ों पे रखो आमदनी।
कोई ज़्यादा आमदनी वाला नहीं लेना चाहे, वो उसकी इच्छा है, उनको कहो कभी आप ना लें, पर कम से कम मैं इस पे आमदनी के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान पेंशन है। बिल्कुल। ये क्योंकि ये बुजुर्ग का एक सम्मान है, सम्मान पेंशन है। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया लोगों से रूबरू होने का, और सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। फिर कभी दोबारा मिलेंगे, जिंदा रहे तो।